यस। तो मेरा यही खाली था कि फॉर्म 15 मतलब अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो तो आप फॉर्म 15 की रिक्वायरमेंट होती है। विद इन 30 days यू हैव टू फाइल द फॉर्म 15 विद आरओसी फॉर चेंज ऑफ एड्रेस। फॉर्म 24 अगर आपको एलएलपी बंद करना चाहते हो तो यहाँ पे भी इसका प्रोविजन दिया रहता है, यू कैन क्लोज द एलएलपी। अगर आपको कोई कंपाउंडिंग का कोई ऑर्डर इशू हुआ है या आपने कोई एनसीएलटी में या हाई कोर्ट में या डीआरटी में या किसी और एजुकेटिंग अथॉरिटी या कोर्ट में से आपको कोई ऑफर ऑर्डर आया, सॉरी कोई ऑर्डर इशू हुआ है, तो आपको उसको फॉर्म 31 में फाइल करना है। इसके अलावा कुछ और फॉर्म है, डिपेंड करता है कि आपकी एलएलपी किस हिसाब से वर्किंग करती है। पर मोटी मोटा अगर मैं कहूं तो फॉर्म 11, फॉर्म 8, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4, फॉर्म 15, 24 और 31 का रिक्वायरमेंट जो है कभी कभी आती है। तो एड्रेस चेंज करना, पार्टनर्स को ऐड करना, पार्टनर्स को रिमूव करना, एलएलपी एग्रीमेंट को चेंज करना, और आपका फॉर्म 8 और फॉर्म 11, ये 3-4 फॉर्म जो है एलएलपी के लिए बहुत है। अगर मैं बहुत ही कम, अगर मैं कहूँ तो बहुत ही कम कंप्लायंस है और कॉस्ट भी बहुत कम है। अगर आपकी एलएलपी 10-15 लाख रुपए की है खाली तो 50 रुपए आपको फीस आते एक फॉर्म का। यानी कि अगर मैं कहूँ महीने का 1.5 मतलब साल में 150-200 रुपए आपको गवर्नमेंट फीस आ गई, और जो भी कंसल्टेंट आपका काम कर रहा है डिपेंड करता है कैसा है वो, तो से फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज्यादा नहीं, जैसे 2-3 हजार में, यानी कि आप पूरे साल भर के कंप्लायंस जो है वो आप 2-3 हजार 4 हजार मैक्सिमम 5 हजार में कंप्लीट हो जाता है। यही कंपनी का बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, अभी हमने देख लिया कि एलएलपी कैसे बनानी है, उसके एनुअल कंप्लायंस क्या है, और अगर मान लो मुझे कल को फ्यूचर में इसको कन्वर्ट करना है तो भी आपको कन्वर्ट करना है, देन यू कैन गो फॉर द कन्वर्जन। आप चाहे प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करो, चाहे आप लिमिटेड में कन्वर्ट करो, देयर इज नो इश्यू एज सच। तो जो पार्टनर को, अगर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, अगर उनको डायरेक्टर बनना तो बना सकते हो, और जो कंट्रीब्यूटर होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर को अगर कुछ पैसा लगाया है पार्टनर, वो सारे शेयर होल्डर बन जाएंगे, और आप डायरेक्टर किसी थर्ड पर्सन को भी बना सकते हो। तो देयर इज एन ऑप्शन। सो आपको उसके लिए पहले रन में नाम अप्लाई करना पड़ेगा, फिर फॉर्म URC 1 अटैच फाइल करना पड़ेगा, जिसमें आप बेसिक डिटेल आप एलएलपी के बारे में डालते हो। देन उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म 33 ऐसे 2 बार आ गया, 32-30 इनकॉर्पोरेशन का है, INC 32, 33 एंड 34 MOA, और ये आपका इनकॉर्पोरेशन का 2 बार आ चुका है, दैट्स बाय मिस्टेक। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्म का, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पब्लिक लिमिटेड में। एफडीआई इन एलएलपी, सर का जैसे क्वेश्चन था कि आपको एफडीआई, क्या एफडीआई एलएलपी में आ सकती है? ऑफ कोर्स 100% अलाउड इन ऑटोमेटिक रूल। ऑफ कोर्स कुछ सेक्टर हैं वहां पे जहां पे आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होती है, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से पैसा आता है एलएलपी में, वहां पे आपको उस फॉरेन प्रमोशनल बोर्ड ऑफ जो है उसका आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अदरवाइज एलएलपी में 100% एफडीआई अलाउ है, आप एफडीआई ले सकते हो। उसके बाद आप जो है जो भी उसका एफडीआई का एनुअल कंप्लायंसेस है वो आपको करना पड़ेगा। इवन एलएलपी फॉरेन में भी पैसा भेज सकती है थ्रू ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो रूल, बट एफडीआई नॉट अलाउड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एलएलपी अगर इनकॉर्पोरेट प्लांटेशन, प्रिंट मीडिया और रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस की बात मैं करूं, अगर आपके एलएलपी, अगर मैं खुद देखा हूं यहाँ पे एक्ट में लिखा है ऐसा, रियल एस्टेट एक्टिविटी में एलएलपी में पैसा अलाउड नहीं है। कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं या आप पर्पज मॉडिफाई कर देते हो तब भी आपको रियल एस्टेट में पैसा एलएलपी से ला सकते हो। रियल एस्टेट बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अगर आप वहां पे उनको पार्टनर में ना दिखा करके किसी और एक्टिविटी के थ्रू, किसी और एग्रीमेंट के थ्रू अगर पैसा लेके आना चाहते हो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी फॉरेन से पैसा ला सकते हो थ्रू द एफडीआई। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फंड, ये नॉट परमिटेड, ये प्रोहिबिटेड है। ये सारे लोग इंडिविजुअली फॉरेन नॉन मतलब जो होते हैं एनआरआई या नॉन रेसिडेंस, फॉरेन फॉरेन इंडिविजुअल, वही पैसा डाल सकते हैं। FII या फिर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, ये लोग एलएलपी में पैसा नहीं डाल सकते। किसी भी नहीं रेज कर सकती। ऑफ कोर्स ये दो चीज है, बट आई एम नॉट टू मच श्योर अबाउट द ईसीबी।
कि ईसीबी के थ्रू पैसे लाने में एफडीआई में क्या, एलएलपी में क्या इशू है, बट ऐसा एक्ट में मुझे फेमा के एक्ट में मिला कि एलएलपी में ईसीबी इज नॉट अलाउड। तो ये चीज मैंने यहाँ पे 2 रेड में करके रख दी है। तो आई एम नॉट 200% श्योर कि राइट नाउ में क्या अमेंडमेंट हुआ था, बट फेमा का जो भी नोटिफिकेशन मुझे मिला लास्ट टिल 2020 तक, उसमें ये दोनों चीज को प्रोविजन था। वो चीज हमने यहाँ पे डाली एफडीआई। अगर मैं मोटी मोटा कहूँ तो नॉर्मल आप एलएलपी में एफडीआई ला सकते हो, कोई उसमें ही नहीं है। बहुत ज्यादा डीप में आप जाओगे कि वेंचर कैपिटल फंड से लाना है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लाना है, ईसीबी करनी है, वो सारी चीजें थोड़ा सा इसमें अलाउ नहीं है एफडीआई में। ऑडिट की रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स जो मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आपका ऑडिट की रिक्वायरमेंट जो है वो रूल जो है एलएलपी रूल 24 ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल 2009 के तहत आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, और उसके तहत आपको एलएलपी की अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट जो कुछ भी आपको बनाना है उस एक्ट में पूरा प्रोविजन दिया हुआ है। ऑडिट मतलब क्या कि सीए सर्टिफिकेट, मतलब जो आपका सीए होता है, अगर मैं कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो रहता है वो मैंडेटरी कब होगा, जब आपकी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा, अगर आपने 25 लाख रुपए डाले हैं पार्टनर मिलके, या फिर आपका टर्नओवर 40 लाख होता है, अपना कंपनी आपके एलएलपी का टर्नओवर जो अगर 40 लाख से ज्यादा होता है, और लिखा है एनीवन कैन सेटिस्फाई, बोथ नहीं है, या तो आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा हो गया या आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होगा, तब ऑडिट आपको मैंडेटरी है। मींस तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना पड़ेगा, और आपको सीए का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ऑडिट के लिए। अदरवाइज अगर आप इससे कम हो, अगर का आपका कंट्रीब्यूशन 24 लाख ही है और आपका टर्नओवर भी कम है, दोनों कैटेगरी में कम है, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है सीए से बुक ऑडिट कराने के। आप दोनों लोग खुद बुक ऑफ अकाउंट बना सकते हो और उसके खुद दोनों पार्टनर, दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करके आरओसी में अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जस्ट अकाउंट फॉर्म 8 में कभी कभी क्वेश्चन ये होता है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है, टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो फॉर्म 8 में खाली दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर की डीएससी अफिक्स होती है। और अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है फॉर्म 25 लाख से या टर्नओवर, तो दोनों पार्टनर की डीएससी लगेगी, साथ ही साथ वो सीए की भी डीएससी लगेगी जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको फॉर्म को सर्टिफाई किया है, आपकी बैलेंस शीट को साइन किया है। यानी कि एलएलपी में एक फॉर्म के ऊपर 3 डीएससी लगती है, दोनों पार्टनर की लगती है और साथ ही साथ उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी लगती है जिसने वो बैलेंस शीट साइन किया है। और फॉर्म 11 में आपको, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, इन शॉर्ट वर्ड, अगर आपके ऑडिट पे चले गए, आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है, फॉर्म 11 एक्सक्लूसिवली खाली कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ही फॉर्म 11 साइन कर सकता है, अगर आप 25 लाख से ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन हो गया तो। इन शॉर्ट कि फॉर्म 11 में खाली कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, 2 पार्टनर साइन करेंगे और कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा फॉर्म 11। और ऑडिट के टाइम पे अगर ऑडिट आपको कंपनी होगा, सीए सर्टिफिकेट या सीए बैलेंस शीट सीए साइन कर रहा है, तो उस सीए का भी फॉर्म 8 पे साइन लगता है, उसी सीए का। ऐसा नहीं कि वो सीए अलग होगा और दूसरा सीए अलग होगा। जिस चार्टर अकाउंटेंट ने आपकी बैलेंस शीट को साइन किया है, सेम पर्सन शुड अफिक्स हिज और हर डीएससी। और अगर मान लीजिए आपके पार्टनर बोलते नहीं, मैं वॉलंटरली इन अ गुड फेथ में मैं ऑडिट करवाना चाहता हूं, तो आपको ऑडिट अगर आप ऐसे भी उससे कम में भी करवा सकते हो, कोई हार्म नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई भी ढांचा, कोई भी इधर उधर का कुछ बना नहीं सकते हो। अगर आप डिसाइड करते हो नहीं मैं अपना बुक ऑफ अकाउंट ऑडिट कराऊंगा, तो आप कराइए, लेकिन आप रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप वॉलंटरी बनवा करना चाहते हो, सीए सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, बैलेंस शीट साइन करवाना चाहते हो, आप नो डाउट आप करिए, लेकिन आपको सर्टिफिकेट साइन का फिर आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपको फॉर्म 8 फाइल करना पड़ेगा, उसके ऊपर ऑडिटर की डीएससी लगवानी पड़ेगी, आरओसी में फाइल करना पड़ेगा और इस तरह चीज का। सो आई थिंक मोटी मोटा हमारा यही था एलएलपी को। कोई और क्वेश्चन? क्योंकि इस एलएलपी में हाँ सर बोलिए। अच्छा, अभी एक तो ये एक्सपेक्टेड था कि
अगर हमने आज ये डिसाइड किया कि हम एक 25 लाख से ऊपर की एलएलपी बना रहे हैं, तो टिपिकल ये कंसेप्ट सोचने से लेके 1 साल खत्म होने तक एक्टिविटीज कैसे चलेंगी। जैसा मुझे समझ में आया, तो आपने बताया कि सबसे पहले हमको नेम अप्लाई करना पड़ेगा, वो सब एक्टिविटी सोचनी पड़ेगी कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी रेशो क्या रहेगी। फिर आपने कहा कि रन या फिलिप के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। रन में हमें नाम मिलेगा, फिलिप में हम पूरा इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक फिलिप फॉर्म आप हमको दिखा सकते हो कि ऊपर से नीचे तक वो कैसा रहता है? कौन सा एलएलपी फिलिप वाला फॉर्म कोई है? कोई स्क्रीनशॉट अवेलेबल है? हाँ, यस यस, अभी आई कैन शो यू राइट नाउ। अगर ये जो फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया ना, अगर एक बार हम सिर्फ ऊपर ब्लैंक फॉर्म भी देखेंगे तो थोड़ा दिमाग में आइडिया होगा कि इसमें क्या भरना है। यस, मुझे इसके अलावा ये पूछना था कि बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि अगर हमने एलएलपी तो रजिस्टर कर ली, लेकिन 30 डेज से पहले वो पर्सन जो है वो पैसा नहीं ला रहा है या फिर वो एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? सर देखिए, यही चीज तो होती है जो मैंने म्यूचुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि अगर अभी जी सर, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो केवल आपको लिए नहीं है, ये काफी लोगों को के साथ है। प्रॉब्लम क्या होता है ना सर, ये चीज तो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज तो आपको, आपके पार्टनर कौन से आप पार्टनर चूज कर रहे हो, क्या आप ये कर रहे हो, देख रहे हो। क्योंकि मैंने एलएलपी इनकॉर्पोरेट की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज 2 पार्टनर थे, 2 लोग जॉब कर रहे थे, उन्होंने एलएलपी बनाने की सोची, अपना डीन डीएससी ले लिया और नाम अप्लाई कर दिया, नाम भी आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आ गई। कोई रीजन से भी एक पार्टनर बोलता नहीं मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं करूंगा भाई आपके साथ काम, तो दूसरा पार्टनर कहेगा ये क्या भाई जिम्मेदारी, अब तो फॉर्म आरओसी का तो मीटर चालू हो जाएगा। देखो आरओसी तो नहीं बोलेगा आगे कि भाई आप मत भरो, वो आप डिले करते जाओगे, जितने महीने डिले करोगे, भले से आपने फॉर्म, देखो फॉर्म 3 विदिन 30 डेज फाइल करोगे तो 50 रुपए फीस है, अगर आप 31वां दिन हो जाओगे तो 50 रुपए एक्स्ट्रा, 32 फिर से 50, 33 अगेन 50, तो वो मीटर तो उसका चालू हो जाएगा आरओसी का। तो क्या होगा इस केस में, आप तुरंत, अगर आपको जैसे लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर नहीं मान रहा है या वो अभी नहीं हो पाएगा, फॉर्म 24 अप्लाई कर दो सरेंडर का, तुरंत सरेंडर, भैया हमने कुछ नहीं किया, हमने इनकॉर्पोरेशन भी नहीं किया, उसमें अच्छा सा नोट अटैचमेंट में लगा करके कि ऐसा 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 हुआ है, हम नहीं जो पर्पज चाह रहे थे, जो बिजनेस एक्टिविटी चाह रहे थे, हमारा नहीं फुलफिल है, हम इसको ये करना चाहते हैं। यही एक ऑप्शन है। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन है, नहीं आपका तो भाई मन है, आपका तो भाई मन है कि नहीं मैं एलएलपी बनाऊंगा, मेरे को यही नाम चाहिए, तो एक ऑप्शन ये है कि ये आप क्लोज करके सेम नाम से दूसरा बना लिए, ठीक है, सेम नाम मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन, आपको आरओसी में जाना पड़ेगा, फिजिकल अप्रोच करना पड़ेगा आरओसी में कि मैं अभी तक एलएलपी एग्रीमेंट सबमिट नहीं किया हूं, क्या मैं नया पार्टनर ऐड कर सकता हूं क्या, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद विदाउट फाइलिंग फर्स्ट एलएलपी एग्रीमेंट आप नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवा लीजिए, और उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो, मतलब सपोज मैं कहूं कि पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, उन्होंने एलएलपी बनाई बट पार्टनर बी बैकआउट कर गया, आपने पार्टनर सी को लेके आए, तो पार्टनर ए और पार्टनर सी मिलके एलएलपी का पहला एग्रीमेंट बनाएगा और उस एग्रीमेंट के क्लॉज में लिख देगा कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी, पार्टनर बी चला गया था, इसके लिए हमने पार्टनर बी के साथ एग्रीमेंट नहीं बना पाया, और हम अब पार्टनर नए न्यू पार्टनर जो आए हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर सी, उसके साथ हम एक कंपनी को कंट्रीब्यूट करें। ये कहीं ना कहीं आप एक डॉक्यूमेंटेड कर लोगे ना, तो फ्यूचर में वो जो पार्टनर बी रहेगा वो भी आपको चाह के कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि मैं कंपनी एक्ट में अब ये बोलते कि 6 महीने में आप वो डिक्लेरेशन फाइल करो, उसके बाद आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, जब तक आप वो पार्टनरशिप है, ऐसा फॉर्म 20 नहीं सर, देखो एलएलपी में तो 6 महीने, कंपनी में 6 महीने दिया है ना, यहाँ पे तो उन्होंने 30 दिन ही दे दिया ना, 30 दिन के अंदर एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो बिना एग्रीमेंट बनाए क्या हम लोग बिजनेस कर सकते हैं क्या? हाँ सर, अगर जब तक एग्रीमेंट फाइल नहीं हुआ तो क्या एलएलपी अपना काम कर सकती है क्या? बेसिकली अगर मैं प्रैक्टिकल कहूँ तो नहीं करना चाहिए एग्रीमेंट बनने के बाद, क्योंकि आप एग्रीमेंट में सारी चीज डिसाइड करते हो 30 दिन के एग्रीमेंट में कि कौन एग्रीमेंट, बिजनेस एक्टिविटी
एडवाइजेबल यही रहता है कि मत करिए कोई एक्टिविटी, या किसी भी एग्रीमेंट में कभी होता है, जैसे खास करके रियल एस्टेट में या कोई गवर्नमेंट के टेंडर में, कि बहुत ही शॉर्ट इसमें टाइम होता है आपके पास टेंडर फाइल करने का या कोई एक्टिविटी को लेने का, आप ले लीजिए, बट सब्जेक्ट टू आप डाल दीजिए कि मेरा एग्रीमेंट कभी फाइल होता है, कभी कहीं नहीं होता है। ऑफकोर्स बिना जी ने सही बोला, वही मैं बोला कि जब आप अकाउंट ओपनिंग करने जाओगे तो एग्रीमेंट मांगेगा ही मांगेगा वो, तो एडवाइजर बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते, कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, कहीं कुछ भी करने हो तो कर सकते हो। ठीक है, ये स्लिप फॉर्म है ना? ये रहा ये फॉर्म इनकॉर्पोरेशन का। देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन चूज किया, वेदर नेम इज ऑलरेडी अप्रूव बाय आरओसी, मैंने लिख दिया नो, तो ये ऑप्शन ब्लैंक हो गया। देन यू कैन स्लिप न्यू एलएलपी, देन आपको एड्रेस, कौन पे एड्रेस आपको रखना है एलएलपी में, ईमेल आईडी, फिर आपका आरओसी कौन सा है आपके एड्रेस के हिसाब से बना लीजिए। चलो हम बिहार बना लेते हैं एलएलपी। फिर आपको यहाँ पे एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी, कौन सी एलएलपी में आपको, मैं तो ऐसे लिख दिया जो भी आपको लिखना है, दैट नॉट आउट। और फिर आपको यहाँ पे आई थिंक 65 कुछ क्लॉज आता है शायद, फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी जो कुछ भी है, 74 भी आता है आई थिंक, वो आपको एनआईसी कोड के अंदर लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको। कोड का हमेशा ध्यान रखिएगा, अदर बिजनेस एक्टिविटी जो कुछ भी आप देखना चाहते हो। देन क्वेश्चन अगेन वही आ जाता है, इससे आप डिन भी ले सकते हो इसी फॉर्म में, तो आपके पास बोलना पड़ेगा, जैसे आपने हाउ मेनी इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर आप बोल देते हो, नॉट होल्डिंग डीओसी कुछ नहीं, डेजिग्नेटेड हु हैव नॉमिनी, अब बोल दे कि यहाँ पे फॉर्म में लिखा है। बहुत लोग पूछते हैं अरे कौन से फॉर्म में लिखा है, व्हाट इज रूल ऑफ रिफरिंग। अरे रूल ऑफ रिफरिंग क्या होता है भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज में देखो, प्रैक्टिकल में आपको फॉर्म में क्या बता रहा है, ये मैंने थोड़ी फॉर्म बनाया है। एक दो लोग ग्रुप में आता मैसेज, कैन अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, आई सेड यस, वेयर इज रिटर्न, कैन यू प्रोवाइड मी द सर। अरे भाई आप फॉर्म ओपन करो, आप पढ़ो, आप देखो, वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, नंबर ऑफ डायरेक्टर पार्ट हु आर नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एक कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, एलएलपी। अब बॉडी कॉर्पोरेट की डिफिनेशन आप कंपनी एक्ट में पढ़ लो या किसी भी और जगह पढ़ लो, बॉडी कॉर्पोरेट की डिफिनेशन क्या हो सकती है, तो बन सकते हैं ना। मैं बोल सकता हूँ एक इंडिविजुअल बन रहा है और एक कंपनी बन रही है। टोटल नंबर ऑफ पार्टनर इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, मेरे बता अभी राइट नाउ मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है। इंडिविजुअल कितने हैं, मैं बता मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूं, नहीं है मेरे पास, ठीक है। देन मेरे पास दो ही लोग, एक कंपनी एक है। फिर अब वहां पे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, से फॉर एग्जाम्पल हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर में बोला ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर का डीन होना बहुत जरूरी है। आप डीन नंबर डालिए और उनका डिटेल यहाँ पे फैच हो जाएगा। देन उनका सारा डिटेल आप डालिए कि वो कौन से एलएलपी में पार्टनर है, कि कौन से कंपनी में डायरेक्टर है, वो कंट्रीब्यूशन कितना रुपए लाने वाला है, उसकी वैल्यू क्या है कंट्रीब्यूशन की, ये सारी डिटेल आती है। फिर यहाँ पे पार्टनर मैंने वहां पे क्या चूज किया, एक हमने यहाँ पे चूज किया बॉडी कॉर्पोरेट ना, तो यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन आ गया बॉडी कॉर्पोरेट का। तो आप वहां पे देखना पड़ेगा बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, आपको वो भी चीज नहीं है क्या, वो आउटसाइड इंडिया है, कंपनी रजिस्ट्रेशन सिक्किम में है, एलएलपी है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन एलएलपी है, कंपनी है, तो यू कैन से सीन नंबर आप डाल दीजिए, उसका ये सारा प्रीफिल हो जाएगा। देन यहाँ पे आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे आपको आ जाएगा उस पर्सन का नाम, किसको आप बना रहे हो। अगर आप डायरेक्टर को ही नॉमिनी कर रहे हो तो ठीक है, उसके बाद डी नंबर होगा। बट अगर आप सीएफओ को बना दे रहे हो, किसी फाइनेंस हेड को अथॉरिटी दे रहे हो, पहले सबसे पहले उसका डी नंबर लेना पड़ेगा और उसका डीन आपको प्रीफिल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है कि कैन बिकम पार्टनरशिप, तो यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। इशू क्या है, अगर आप रन के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलता है नाम अप्लाई करने का, बट अगर आप एफआई एलएलपी के थ्रू आप करते हो तो आपको एक ही नाम मिलेगा। आप यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, राइट मूव एकेडमी एलएलपी, जो भी आपको इसका लिखना है, जो कुछ भी आपको लिखना है बेस्ड ऑन क्या आपके पास इसका ट्रेडमार्क है, अगर है तो ठीक है, तब आप अगर आप है तो लिखो वहां, और आप उसका डिटेल डाल दीजिए, एप्लीकेशन नंबर या ट्रेडमार्क का लोगो, जो कुछ भी वहां पे नंबर आता है ट्रेडमार्क का। और हाँ, अगर आपने यस किया तो यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इशू और उसका अटैचमेंट भी आपको लगाना पड़ेगा, अगर आपके पास एलएलपी उस पर्टिकुलर नाम का ट्रेडमार्क है। और कंट्रीब्यूशन कितना है आपके एलएलपी का, कितने % जाना है, वेदर एडेंडम फाइल करना है क्या,
कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक एलएलपी देखा जिसमें 300, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, एक एलएलपी है, बहुत बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ जुड़ी हुई एलएलपी है, जिसके बाद 300 से ज्यादा पार्टनर हैं। तो इस फॉर्म की भी कैपेसिटी है 6 MB का। इतने लोगों का मैं आधार कार्ड अगर स्कैन करूं या पैन कार्ड स्कैन करूंगा, तो फॉर्म कितना भी छोटा साइज करूंगा तब भी वो बहुत ज्यादा होगा। तो आपको एडेंडम फाइल करने मतलब क्या, एक फॉर्म आता है जो इसके साथ सपोर्टिंग में अपलोड होता है। तो आप 1 2 3 4 चाहे जितने एडेंडम फॉर्म फाइल करो, जब तक आपका सारी डिटेल, अगर फॉर्म कर रहे हो तो यस करो, नो कर रहे हो तो नो करके छोड़ दो, मैं इसी में मेरा सब कुछ हो जाएगा। ये सारी चीज। सी, आपके जो पार्टनर होंगे उसकी डिटेल, जो बोला मैंने विटनेस का डिटेल आपको इस फॉर्मेट में बना के देना चाहिए। आपको फॉर्मेट भी कहीं सोचना नहीं है। आप प्रिंट आउट निकालिए, इस पर्टिकुलर का एक्सेल सीट में नाम डालिए, नेम ऑफ ईच पार्टनर, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका सिग्नेचर लीजिए, उनका नाम और एड्रेस ऑफ प्रोफेशनल, मतलब जो विटनेस रहेगा, जैसे हम एमओए में करते हैं सेम वे में यहाँ पे करना है, और उसकी सिग्नेचर। फिर यहाँ पे आप देखो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में क्या, अगर आप मैंडेटरी रिक्वायरमेंट देखो एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का, तो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, ऑफ कोर्स कौन सा है, लाइट बिल है, एड्रेस वो पार्टनर्स के ओन का है, लीजल एग्रीमेंट ले रहे हो, सब्सक्राइबर सीट कंसर्ट जो मैंने अभी बताया, ये इसको सब्सक्राइबर सीट बोलते हैं, ये आपको अटैच करना पड़ेगा। और आप देखोगे अगर सब कुछ है यहाँ पे, कुछ और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कंपनी का पार्टनर नॉमिनी बना रहे हो तो आपको कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन और उसका एक अथॉरिटी लेटर भी होना बहुत जरूरी है। साथ में दोनों पार्टनर और एलएलपी दोनों जो भी और पार्टनर होंगे उनकी केवाईसी की रिक्वायरमेंट भी आपको अटैच करके रखना चाहिए सेफर साइड में। अगर आपने डीन आपके पास ऑलरेडी है तब भी, डीन नहीं है तब तो मैंडेटरी हो जाएगा, अगर डीन है तो कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको रखना चाहिए, सॉरी, तो फिर भी आपको केवाईसी अटैच करना चाहिए। यहाँ पे हम नाम डाल दिए, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर रहा है एक पार्टनर, और यहाँ पे कौन है वो करने वाला, एडवोकेट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कास्ट अकाउंटेंट है जो फॉर्म को सर्टिफाइड कर रहा है, एंड देन चेक फॉर्म एंड अपलोड इट। तो इस तरह से आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाता है एक फॉर्म फाइल करने से। अभी सर ऐसे ही अगर आप फॉर्म 3 भी दिखा पाए जिसमें वो एग्रीमेंट फाइल होता है, अगर फॉर्म 3 का, यस श्योर ऑलरेडी मेरे पास जो इससे क्या किसी को भी देख के एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट करना नहीं है। फॉर्म, ये सर फॉर्म 3 मैंने किया नहीं, 1 मिनट दीजिए, मैं फॉर्म 3 डाउनलोड करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। और इवन वो साइट पे अगर आप जा रहे हैं तो साइट में किसी भी एलएलपी का डाटा कैसे देखते हैं वो ही आप दिखा दीजिए, तो भी ज्यादा अच्छा है। या फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करते तो 1 मिनट, ओके। हैं, एमसीए की साइट पे आप एलएलपी के फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करते ये हैं। देखिए आप लोग, हाँ आपको ये दिख रहा है ना एमसीए का साइट जो नया वाला आया, मोदी जी मोदी जी, ठीक है, यहाँ पे आप दिख रहा है आपको जो ये पूरा एमसीए का है, ठीक है। अगर आप साइट पे देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, ई फॉर्म एंड ऑल द थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस एंड ऑल द थिंग। अगर आप किसी भी एलएलपी का मास्टर डेटा देखना चाहते हैं तो आप व्यू कंपनी एलएलपी मतलब एमसीएस सर्विसेज में जाइए, एमसीएस सर्विसेज में जाइए। अगर मैं फिर से जाऊं तो वी कैन गो टू द एमसीएस सर्विसेज, एमसीएस सर्विसेज में आप जाइए, मास्टर डेटा, व्यू एलएलपी और उसका नाम, तो आप यहाँ पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आप एलएलपी का नाम डालो, जो भी, अगर कुछ भी आपको एलएलपी का नाम याद आ रहा है आगे के 4-5 अक्षर, तो